हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है, तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। हमने जहाँ पे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया एटम के बारे में, और एटम के बारे में भी क्या डिस्कस किया कि एटम किससे मिलके बना होता है, किस तरीके से उसको फाइंड किया गया, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर यदि सेम टाइप के एटम्स, अगर यदि उसमें सारे के सारे एटम्स सेम हैं, तो वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, अगर यदि उसमें सेम टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं तो वो हमारे हमेशा एलिमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी, धीरे धीरे बहुत तेजी से हो रही थी, और वो क्या हो रही थी, जैसे मान लो हमने 1800 तक ऑब्जर्व किया तो देखा 31 एलिमेंट्स नोन थे। केवल हम 31 एलिमेंट्स को ही जानते थे 1800 तक। लेकिन जैसे हम 1800 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1865 पे पहुंचते हैं, तो यही एलिमेंट्स की संख्या 63 हो जाती है। मतलब काफ़ी तेज़ी से डिस्कवरीज हो रही थी एलिमेंट्स की। और अभी फ़िलहाल हम कितने एलिमेंट्स जानते हैं, 118 एलिमेंट्स को जानते हैं। 118 एलिमेंट्स नोन है अभी फ़िलहाल। तो इन सभी एलिमेंट्स को, जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ सकें और किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें, तो वो जहाँ पे भी अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही डिस्कस होती है। ठीक है। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्या रिक्वायरमेंट हमें पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है उसे जान पाएंगे। जैसे मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के दोनों शाम के टाइम में घूमते रहते हैं, शाम को एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो अपने जो भी उनके दुख सुख हैं उनको शेयर करते हैं। एक दिन ए ने क्या कहा, बोले यार मुझे पैसे कमाने, अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। बी ने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे कमा सकते हो। बोले मेरे को क्या करना पड़ेगा ऐसा कि मैं पैसे कमाऊं। तो उसने बोला कि आप एक दुकान खोल लीजिए। अब इसे ये भी नहीं पता था कि दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो इसने पूछा कि दुकान खोलनी है तो क्या करूं। तो इसने बोला एक आप रूम ले लीजिए और उसमें सामान रख लीजिए, आपके पास में लोग सामान खरीदने आएंगे, आप पैसे कमा सकते हो। बोले ठीक है। अब इसने क्या किया, सामान मंगवाया, लेकिन विदाउट एनी ऑर्डर। कोई सामान कहाँ पे रखा हुआ है, चिप्स कहीं पे पड़ी हुई है, कुरकुरे कहीं है, बिस्किट कहीं है, मतलब सब के सब का कोई भी एक रैंडम ऑर्डर है, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, मन में आया वहाँ पे डोज दिया। बस सिर्फ इसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, आपके पास में रूम होना चाहिए और उसमें सामान होना चाहिए, बस। अब एक कस्टमर आता है इसके पास में घूमते घूमते ऐसे ही कि भैया चलो चिप्स लेके आते हैं, बच्चा रोने लग रहा है तो चिप्स लेके आते हैं। अब वो चिप्स लेने गया तो उसने कहा भैया मेरे को चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो। अब वो बोला कि ए बोला मैं लेके आता हूँ, अभी आप 2 मिनट रुकिए। अब वो जैसे ही दुकान में जाता है, दुकान में जाके वो ढूंढना स्टार्ट करता है, चिप्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में बड़ी मुश्किल से वो चिप्स को ढूंढ के लाता है, और लाके जब इसको देने के लिए आता है तो देखता है कस्टमर वहाँ पे था ही नहीं। होगा कैसे, मिलेगा कैसे, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी है 1-1 घंटे 2-2 घंटे वेट करेगा कि भाई अब सामान आने वाला है। ठीक है। तो इसने बी से पूछा, बोले यार मेरे पास में कस्टमर आ तो जाते हैं लेकिन रुकता कोई नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्या है। तो इसने बताया कि बोले यार मेरे पास दुकान में कस्टमर आते हैं लेकिन चले जाते हैं। तो बी उसको रीज़न बताता है, आपकी दुकान में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट करो तो किस तरीके से करो, आप उसमें छोटे छोटे बॉक्स बना लो कि भाई इसमें ये सामान रख दिया, इसमें ये रख दिया, इसमें ये रख दिया। इस तरीके से आप पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करो, और जैसे आप ऑर्डर में अरेंज करोगे आपका टाइम भी बचेगा
और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होगा कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है, आप तुरंत उठाओगे लेके आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आप अपने आप को ये कह सकते हो एक परफेक्ट शॉपकीपर बन चुके हो। बात क्लियर है। सिमिलर तरीके से हम केमिस्ट्री के साथ में भी ऐसे ही डीलिंग करते हैं। और वो क्या डीलिंग करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, इन एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और क्या स्टडी कर रहे थे, जैसे मान लो सपोज करो मैं ही हूँ, केमिस्ट्री के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, और मैं केमिस्ट्री से पूछता हूँ यार मुझे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। बोले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लो 118 एलिमेंट्स हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ना स्टार्ट करो। मैं एक एक एलिमेंट को पढ़ना स्टार्ट करूँ, एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, मैं इस तरीके से 118 एलिमेंट्स को पढ़ जाऊँ, ठीक है। जैसे मैं 118वें एलिमेंट को पढ़ के आया, मैं फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ने लगा, मुझे पता ही नहीं है मैं पहले एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ के आया हूँ, 10वें एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा है मैंने, 20वें एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा है, कुछ भी दिमाग में नहीं है, सब कुछ मिक्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स और सबके नाम एक जैसे कि कोई कुछ सभी के सभी आपस में मिक्स हो गए। तो मुझे इस ऑर्डर के लिए, इससे बचने के लिए मुझे पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि मुझे एलिमेंट्स के बारे में ये पता हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका साइज़ क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, उसमें जितनी भी पीरियोडिसिटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उन सब के बारे में डील करवाता है पीरियोडिक टेबल। इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि बनाई किसने, पीरियोडिक टेबल दी किसने है, किसने बना के दी, एक परफेक्ट ऑर्डर कैसे आया, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अब पहली चीज़ ये, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आ गई है, उसके पीछे डिफरेंट साइंटिस्ट आए होंगे और उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी होंगी, अपने लॉज दिए होंगे कि भाई इस बेसिस पे आप पीरियोडिक टेबल को बना लो, इस बेसिस पे बना लो, और लास्ट में जाके सबको कंबाइन किया गया होगा, फिर पीरियोडिक टेबल बनी होगी। तो इसी ट्रेंड को पूरा करने के लिए जब सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं सबसे पहले, जिनका नाम था लेवोइजियर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक डिस्कवरी की, मतलब इन्होंने स्टडी की, डिस्कवरी नहीं कह सकते, स्टडी की। इन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट्स देखे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो नॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब उसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, जैसे वायर जा रहा है उसमें से करंट आ रहा है, एल्यूमिनियम उसमें से करंट आ रहा है, ठीक है, गोल्ड उसमें आ रहा है, या कुछ भी ऐसे, मतलब एलिमेंट्स में देखा। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से उन्होंने दो तरीके के डिस्टिंक्शन किए, और वो ये कि कुछ तो मेरे पास में मेटल्स हैं जिनके पास में कुछ कैटेगरी है, जिनके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। तो उन्होंने यहाँ से दो क्लासिफिकेशन दिए कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे मान लो हमें किसी भी गांव के बारे में स्टडी करनी है, मान लो एक जगह पे 1000 लोग रहते हैं, और हमने बोला कि भाई इन लोगों को हमें पहचानना है, तो किस तरीके से इनको क्लासिफाई करें। तो बोले ऐसा करो, इनका दो पार्ट बना दो, एक तरफ पढ़े लिखी और दूसरी तरफ अनपढ़ लो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हुआ, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट आ गया। क्या? पहला डाउट तो ये कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके पास में दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी, मेटल्स वाली भी और नॉन मेटल वाली भी। उन एलिमेंट्स को कहाँ पे रखा जाएगा? पहला डाउट, कहाँ पे रखें उन एलिमेंट्स को जहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर रखते हो, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल वाली हैं कुछ नॉन मेटल्स वाली है, वो कहाँ जाएंगे? पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा डाउट ये था कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हमें पता है, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स तो मेटल्स में आ गए, कुछ नॉन मेटल्स में आ गए, वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे ढूंढे? वो तो वापस फिर दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे। मतलब ये लो इतना काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, भाई छोड़ो, नहीं ये तो बहुत होच पोच करने वाला काम हो गया, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया,
कुछ कुछ इसकी एटम के जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी प्रॉपर्टी में सबसे एटॉमिक मास की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में काम किया। और वो क्या काम किया, जिनका नाम था डोब्रेनियर। सेकंड साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। डोब्रेनियर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि एक चीज़ पे स्टडी की हमने, और वो स्टडी क्या की कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ध्यान से समझना है, इसके एग्जाम्पल को समझना है ध्यान से। इन्होंने क्या बोला कि अगर यदि मैं मान लो तीन एलिमेंट्स का एक पेयर लेता हूँ, तीन एलिमेंट्स के पेयर लेते हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है, और ये तीनों के तीनों लगभग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर सी हैं, ठीक है। अब इसमें अगर यदि मैं एक्स और जेड दोनों का एटॉमिक मास है, उसको मैं अगर यदि सम करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज हो रहा है। अगर यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो एटॉमिक मास की वैल्यू होगी, और वो किसका होगा, वाई का होगा। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हम एटॉमिक मास के साथ में अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का। और वो अरेंजमेंट कैसे करते हैं कि एक लोअर एटॉमिक मास का एलिमेंट, एक हायर एटॉमिक मास का एलिमेंट, और दोनों के एवरेज करेंगे। जब दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज करेंगे तो जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो उनके बीच में जो एलिमेंट रखा होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर वैल्यू होगी। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ निकली, और वो बहुत अच्छी चीज़ क्या थी कि आप एग्जाम्पल लेके बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सा काम है, एग्जाम्पल बताने में क्या जा रहा है, ले लो आप एग्जाम्पल लो, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इन तीनों एलिमेंट्स का आप एग्जाम्पल ले लो। बोले देखो एक बार, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, और पोटाशियम का 39 होता है। बोले आप देखो इन तीनों एलिमेंट्स में यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 46 डिवाइडेड बाय 2 23, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी। और जो हमें सिंप्लीफाई करके बता रही थी कि डोब्रेनियर नाम का साइंटिस्ट है, उसने जो एटॉमिक मास से रिलेटेड बात बोली है वो बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, वह 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स होने की वजह से ही इनके नाम के पीछे एक और वर्ड लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायड। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया गया इसमें, ठीक है। अब ये तो एक एलिमेंट के लिए बोल दिया कि भाई चलो ठीक है एक ग्रुप बता दिया, भाई और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, तो बोले हाँ आप एग्जाम्पल और ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। तो उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोले आप इनके एग्जाम्पल को ले लो। तो क्लोरीन के लिए बोला गया, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का होता है 127, ठीक है, और ब्रोमीन की वैल्यू आती है वो 80 आती है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है वो 80 होता है। जब हम इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी, तो ये 162.5 समथिंग वैल्यू आएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 81.25 समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी, जो कि लगभग इसके बराबर थी। तो इसको मतलब मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना हो सकता है, ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने 4-5 ऐसे ग्रुप बनाए, 4-5 ग्रुप्स बताए जिनके बेसिस पे वो एलिमेंट्स की जो इनकी स्टेटमेंट थी वो सेटिस्फाई कर रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन अब हर जगह पे ये वैलिड नहीं था। क्यों नहीं था, जब हम इन्हीं की जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी लेते हैं, जहाँ पे हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन भी तो भाई ऐसा ही प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट है, इन्हीं की फैमिली का है। तो हम जब इसके ऊपर केस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही रूल वोलेट हो जाता है। कैसे होता है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 19 होता है, 19 होता है। अब हम इसके केस में वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 19, इसकी वैल्यू होती है 35.5 और इसकी वैल्यू होती है 80, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो इसका यही है वो ये है,
19 को ऐड किया 80 में, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 2 से वैल्यू डिवाइड करने पे ये बना 99 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 49.5। अब इसकी वैल्यू 49.5 है, किसकी वैल्यू आ रही है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होना चाहिए था, लेकिन है कितना एक्चुअल में, वो 35.5 है, जो कि इसके रूल को वायलेट कर रहे हैं। मतलब हम इस रूल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको, ये जो लॉ है इसने जो एटॉमिक मास से रिलेटेड कि भाई पीरियोडिक टेबल इस हिसाब से बना दो, कैंसिल करना पड़ा। बात क्लियर हो गई। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आई यहाँ से, और वो क्या कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ सिमिलर हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इस चीज़ को हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इनको सेम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, इसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी थ्योरी देके जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। और वो क्या चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें म्यूज़िक का बहुत अच्छा शौक़ है, और म्यूज़िक का शौक़ होने के साथ साथ में बहुत अच्छे मतलब साइंटिस्ट भी हैं, ये कह सकते हैं। और जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत अच्छा काम किया, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या कॉन्सेप्ट दिया इसके पीछे, वो एक दिन ऐसे बैठ के म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, और म्यूज़िक प्ले करते करते उन्होंने देखा सा रे गा मा पा धा नी, मतलब इस तरीके से रिपीट हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने सारे के सारे जो भी नोट्स हैं वो नोट्स मेंशन किए, और जैसे ही वो 8वें पे पहुँचे तो वो आ रहा है सा, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब जो पहला जो नोट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और जो 8वां नोट है वो बिल्कुल सिमिलर है पहले के जैसा। उस टाइम में नोबल गैसेस की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था, देखो पहले से 8वें पे गए, मतलब 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो इसी के आगे बोल दिया जाता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स का। इन्होंने जैसे उसने ट्राइड बनाया था, उसी तरीके से इसने भी ऑक्टेव रूल दिया। और वो क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। उन्होंने बोला कि जब हम 8 एलिमेंट्स लेंगे, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, जो वो रिपीट होके आएगा, तो 8वें एलिमेंट की और पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। किस तरीके से, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम से चले लिथियम, फिर उसके बाद चले बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ तक चले। हम अभी जानते हैं नोबल गैसेस आती है इसके बाद में, लेकिन जैसे क्योंकि उस टाइम में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो वहाँ पे फ्लोरीन के बाद में आया सोडियम, ये आ गया। उसके बाद आया मैग्नीशियम, उसके बाद में आया एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से आया। मतलब उन्होंने बोला कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट रिपीट होके आएगा, पहले एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट रिपीट होके आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे रिपीट होंगी, 9वें एलिमेंट से। तो मतलब इस तरीके से रिपीट होती है। इस तरीके से यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है, मतलब हर केस में वैलिड था। फिर उसके बाद क्लोरीन के बाद आए तो सोडियम के बाद पोटाशियम आ गया, यहाँ पे भी बात ठीक थी। कैल्शियम आ गया, यहाँ पे बात ठीक थी। लेकिन अब इससे आगे चलें तो हमारे पास में एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हो रही थी। प्रॉपर्टीज़ क्या थी, डिफरेंट हो रही थी। तो यहाँ पे ये रूल मतलब लोअर एलिमेंट्स के तो वैलिड था, जो लोअर के एलिमेंट्स थे उनके लिए तो वैलिड था, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स पे जाते हैं उनके लिए वैलिड नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट डिफाइन की, और वो डिफाइन करने वाले थे पीरियोडिसिटी वर्ड को।
पीरियोडिसिटी। और वो वर्ड क्या था, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और वो सिमिलरिटीज़ क्या हैं कि भाई मान लो इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कुछ कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ बताई, कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताई जिनके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। और उसमें क्या था, पहला चीज़ तो जैसे मान लो सपोज करो इसने बोला एटॉमिक रेडियस है, वो एक रेगुलर ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहले वाले से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, वो एक रेगुलर ट्रेंड में, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब इस तरीके से कुछ। जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इनको समझते चलेंगे कि किस तरीके से। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन कर दिया था, पीरियोडिसिटी। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे चल के समझेंगे। मतलब ये लोअर एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल था, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स पे जाएंगे वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। और नहीं हो रहा था इसीलिए इस रूल को नेग्लेक्ट करना पड़ गया। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमारे पास में बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी निकल के आती है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इस पीरियोडिक टेबल के लिए, जहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट थे और जो अलग अलग देश में काम कर रहे थे। एक साइंटिस्ट थे जो रशिया में काम कर रहे थे, पहले हम जर्मनी लिख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जो जर्मनी में काम कर रहे थे और एक साइंटिस्ट थे जो रशिया में काम कर रहे थे। हम दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। जो जर्मनी में काम कर रहे थे वो साइंटिस्ट थे लोथर मेयर। लोथर मेयर, पहले हम इन दोनों को समझ लेते, दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। और इधर काम कर रहे थे मेंडलीव। ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या थ्योरीज दे रहे थे, कौन किस पे काम कर रहा था, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं लोथर मेयर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे जर्मनी से बिलोंग करते थे और इनका काम था पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करना या पीरियोडिक टेबल पे वर्किंग कर रहे थे। ये जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और जो मेंडली थे ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे थे। बहुत ध्यान से समझना है, दोनों की दोनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, लोथर मेयर की जो ये पीरियोडिक टेबल बना के देते हैं, हालांकि बहुत ही एप्लीकेबल है, बहुत अच्छी थी। इसने पूरी तरीके से जितने भी एलिमेंट नोन थे उन सभी को डिस्कवर कर दिया था, सभी को अपने टेबल में मेंशन कर दिया था। लेकिन क्या कमी रह गई थी उनको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया ग्राफ से कि जो भी एलिमेंट्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं और किस तरीके से, वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया। और वो ग्राफ भी किस में रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू मास, एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बीच में उन्होंने ग्राफ दिया और ग्राफ के बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कौन से एलिमेंट कहाँ पे रखे जाएंगे, कौन से एलिमेंट कहाँ पे रखे जाएंगे। वही मेंडलीव थे जो काम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वैलेंसीज पे काम कर रहे थे। और वैलेंसी में भी क्या काम कर रहे थे, वो टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, उन्होंने टेबल बना के उन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बनाया गया। और अब हम समझते हैं इन दोनों के बारे में अलग अलग लोथर मेयर क्या बोलते हैं और मेंडलीव अपनी टेबल क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं लोथर मेयर की टेबल को। ठीक है, लोथर मेयर कहते हैं कि हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्राफ किस किस का होगा, एटॉमिक वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने मोसले ने बाद में पीरियोडिक टेबल का हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कहाँ से आया है, तो मोसले ने दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे लोथर मेयर भी एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। और वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, बोले मैंने एक चीज़ नोटिस की, और वो नोटिस क्या की कि जब मैं ग्राफ बनाता हूँ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है।
कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की, पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि मैं जितने भी पीक्स देखता हूँ, मैक्सिमम देखता हूँ, कर्व के मैक्सिमम देखता हूँ, वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है। यहाँ पे सोडियम रखा हुआ है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से रखा हुआ है। उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसी टाइप की कर्व यहाँ पे ड्रॉ की आती है, और उस कर्व में क्या चीज़ मेंशन करता हूँ वो देखो। पहली चीज़ ये, जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम कैरी करते हैं एल्कली मेटल्स को। मैक्सिमम मतलब कर्व का जो मैक्सिमम है वो कैरी कर रहे हैं एल्कली मेटल्स को, एल्कली मेटल्स। पहली चीज़, ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में इसके लिमिटेशंस क्या क्या, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एल्कली मेटल्स है वो सारे के सारे मैक्सिमम पे रखे हैं, ठीक है भाई। पहला जो एल्कली मेटल है लिथियम, वो कहाँ है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहला जो एक्सेप्शन था उनका वो ये था, जहाँ पे उनको कॉन्ट्राडिक्शन था, वो यहाँ पे हीलियम रखा हुआ है, हीलियम। तो ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। पहली चीज़ का तो ये डाउट था उनको, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या पॉइंट दिया इस टेबल को देख के, दूसरा पॉइंट ये दिया कि जब हम किसी भी कर्व से नीचे उतरते हैं, कर्व से नीचे उतरेंगे, तो यहाँ पे इन बिटवीन द कर्व जो पहला पॉइंट आएगा, जैसे हम डिसेंड करेंगे तो पहला जो एलिमेंट टकराएगा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब चाहे वो मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम के नीचे आ जाओ कैल्शियम हो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो स्टोरेंशियम आ गया, बेरियम आ गया, इस तरीके से। मतलब जब हम कर्व में डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेंगे, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मैक्सिमा से जब हम डिसेंडिंग में जाएंगे, तो हमें वहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका है, एल्कली मेटल्स का है, ठीक है। उसके बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। जब हम उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, किसके ऊपर, हम कर्व के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमा के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, हम ऑन द फ्लोर जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमें हेलोजन्स देखने को मिलेंगे। किससे पहले, गैसेस से पहले, नोबल गैस आएंगी उनसे पहले। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरीन है, यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीन है, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोमीन है, यहाँ पे हम देखेंगे आयोडीन है, लेकिन उसके बाद में नोबल गैस आएंगी। मतलब उन्होंने तीसरी चीज़ ये बोली, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जब हम कर्व के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हेलोजन्स, ठीक है, हेलोजन्स देखने को मिलेंगे। और जो ये कर्व की जो बेस हैं, जो डाउन पीक्स हैं, बिल्कुल जो बॉटम पीक्स हैं, इन सभी पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े होंगे। जो बिल्कुल बेस है पीक का, वहाँ पे क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े होंगे। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ ये थी कि हम अगर मान लो सपोज करो मेरे को कोई भी मेटल पढ़ना है, तो मैं बार बार ऐसा थोड़ी मैं ग्राफ उठाऊंगा और फिर उसको रीड करने की कोशिश करूंगा। मैं ग्राफ में एलिमेंट को उठाऊंगा, हाँ भाई ये वाला एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला एलिमेंट, तो इस चक्कर में इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना पड़ गया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है। अदरवाइज हम पढ़ सकते हैं इसको क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स को फिट करके दे रहा था, लेकिन हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन, एक साथ में इतने एलिमेंट्स आएंगे तो हम उनको एक साथ में अरेंज नहीं कर सकते थे। पांचवें साइंटिस्ट हैं वो जो मेंडलीव, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी, या हम ये कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए क्या हेल्प की, तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव के बारे में। वो क्या है स्टेटमेंट देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला का
सबसे पहला काम तो ये था कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मेनली वो वैलेंसी पे काम कर रहे थे, वैलेंसीज पे, ठीक है। और वैलेंसी में भी वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास में कोई भी जो टेबल बनेगी, हम एलिमेंट्स जो भी लेंगे वो एलिमेंट्स एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में लेंगे, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीरियोडिसिटी का, पीरियोडिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो फंक्शन है, पीरियोडिसिटी है वो फंक्शन है एटॉमिक मास का, ठीक है। उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की, उन्होंने ये कहा कि अगर यदि हम किसी भी एलिमेंट को देखें, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ध्यान से समझना है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब है एक जैसी है, उन सभी को तो हम वर्टिकल लाइन में रखेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट होने का मतलब है जिनके एटॉमिक मासेस थोड़े थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं, उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन होंगी उनको तो हम ग्रुप्स बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप जानते हो उसको, पीरियड्स बोलेंगे। तो हमारे पास दो बहुत ही अच्छे क्लासिफिकेशन दिए पीरियडिक टेबल बनाने के लिए, वो ये, एक तो ग्रुप दिया और एक पीरियड दिया। अब ग्रुप्स में भी उसने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, जिसको हम एक टेबल बनाने के साथ साथ में ही उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये बोली कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे किसी भी पीरियडिक टेबल को बनने के लिए, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे वो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास में इस तरीके से 7 ग्रुप्स होंगे। और 7 ग्रुप होने का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है और +7 है। मतलब उन्होंने यहाँ पे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की, और वो +1 +2 एंड सो ऑन 7 तक इस तरीके से उन्होंने ऑर्डर में अरेंज किया। उसमें भी उसने क्या बोला कि ये जो 7 ग्रुप्स हैं, इन 7 ग्रुप्स का भी एक पर्टिकुलर डिवीज़न है, मतलब इसके सब ग्रुप्स हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी, लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, ए और बी, ए और बी, यहाँ पे इस तरीके से ए और बी इस तरीके से रखा, ए बी ए बी। ध्यान से समझना है क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक 8वां ग्रुप भी है, और उस 8वें ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप नहीं है। पहले तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ये 7 ग्रुप होंगे और उन 7 ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स होंगे ए और बी, जहाँ पे एक 8वां भी ग्रुप है जिसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर थी। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ डिफाइन नहीं थी वो बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया। किस तरीके से, पहले उन्होंने हाइड्रोजन रखा, फिर उन्होंने यहाँ पे लिथियम को रखा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। टेबल को बनाएंगे तो उसी में ही एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने छोड़ी और क्या चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की, टेबल से क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। लिथियम के बाद उन्होंने यहाँ पे रख दिया सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, फिर उसके बाद आए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम और रेडियम, Fr लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। देखो ध्यान से समझना, उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ा और उसके बाद लिख दिया यहाँ पे इंडियम, थैलियम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दिया सिलिकॉन। उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जर्मेनियम, टिन और लेड। ये जर्मेनियम नहीं, Sn और लेड। ठीक है,
यहाँ पे आ जाओ, यस, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले जो गैप है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे वो नोन नहीं थे, अभी तक ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एल्यूमिनियम को देखा, इंडियम को देखा। इन दोनों के एटॉमिक मासेस में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था। और डिफरेंस क्या था, इन दोनों के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में काफ़ी सारा डिफरेंस था। और डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने खुद पहले ही एक प्रेडिक्शन दे दी, और वो प्रेडिक्शन दी कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक और एलिमेंट आएगा, और उसके बारे में भी उसने कुछ डिफाइन कर दिया। क्या चीज़ डिफाइन की कि हो ना हो जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास लगभग 68 के बराबर आएगा, लगभग इसके बीच में आना चाहिए, मतलब इसके आसपास आएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, मेरे को नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन जो भी एलिमेंट होगा वो अगर हैलाइड्स के साथ में फॉर्मेशन करेगा तो MCl3 बनाएगा, वो जो ऑक्साइड बनाएगा वो M2O3 टाइप की बनाएगा। अब इस टाइप की प्रेडिक्शन वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो ये देखा गया कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 70 के आसपास आ रहा था, 71, 70 समथिंग कुछ भी था। वो जो फॉर्मेशन कर रहा था वो GaCl3 की फॉर्मेशन कर रहा था, Ga2O3 बना रहा था। मतलब उसका जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था वो एकदम एग्जैक्ट था जो उसने बोला था, ठीक है। ये तो तब था जब उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले स्टेटमेंट दे दी थी। और इस एलिमेंट को उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था एक का। अब एल्यूमिनियम के बाद आ रहा था तो एल्यूमिनियम। सिमिलर तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी जर्मेनियम के लिए मेंशन किया, और उन्होंने इसको भी नाम दे दिया था एक का सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के बाद आ रहे हैं। और सॉरी, इसको डिस्कवर नहीं किया गया था तो यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया गया। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इस तरीके से मेंशन किया। ऑक्सीजन इसको आगे मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया जाता है, और वो क्या यहाँ पे लिखते हैं स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और यहाँ पे मेंशन करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप, मैं यहाँ पे उनके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सभी को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं इसको, रदियम, रोडियम और पैलेडियम। ये एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो उन्होंने यहाँ पे जो 8वां ग्रुप है, आप अपनी बुक में जाके मेंशन कर सकते हो इस चीज़ को, 8वां जो ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट्स का पेयर लिया। और वो पेयर क्या मेंशन करता है कि वहाँ पे उनके बीच में जो एटॉमिक मास है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है, और उन एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ मेंशन किया, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल देते हैं। जैसे हम इसको अगर आगे एक्सप्लेन करें, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर इधर लिख देंगे कॉपर और यहाँ पे लिख देंगे जिंक। इनकी जो वैलेंसी है वो एक जैसी है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं Ag और Au, वो इस तरीके से देते हैं। फिर हम इसके नीचे लिखते हैं कि भाई कैडमियम, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पे यट्रबियम, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो सभी के सभी अपनी पूरी की पूरी इस टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक और जीरो ग्रुप मेंशन कर देते हैं, और जीरो ग्रुप में भी क्या मेंशन करते हैं, जो नोबल गैसेज हैं और उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने इसके लिए भी एक अलग से टेबल बना के मेंशन कर दिया कि जब भी डिस्कवरी होगी तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है। अब उनका जो लिमिटेशन रहे, हम ये कहते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स के बारे में मेंशन करना था वो बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर चुके थे, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन यही थी कि एटॉमिक मास के साथ में आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। आइसोटोप में क्या भाई, आइसोटोप्स में क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम, जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 1 ही है लेकिन एटॉमिक मास 2 हो गया। हाइड्रोजन 3, 1, ठीक है। अब एटॉमिक मास डिफरेंट है
तो इसका मतलब इनके अलग अलग टेबल आनी चाहिए, भाई ये अलग ग्रुप में मेंशन होना चाहिए। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए थे कि आइसोटॉप्स का पोजीशन कहाँ पे आएगा, वो उसी टेबल में आएंगे या फिर अलग में आएंगे, इस चीज़ को वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पे वो मेंडलीव हैं, उन्होंने टेबल बनानी स्टार्ट की और उन्होंने इसी के बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इन्हीं का ही मॉडिफाइड वर्जन है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया, मोस्ले ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया, पीरियडिक टेबल को बनाया। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियडिक टेबल का जो भी उससे रिलेटेड है पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे और पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ले ने एक्सप्लेन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।